पार्ट नंबर 8 नॉवल निर्वाण की तलाश पेशकश मीरे कारवां। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ऐसी बातें मत करो ज़ोली, मैंने कराहते हुए कहा। मैं उस बाकिरदार इंसान की बात कर रही हूँ जिसने कहा था कि वो थॉमसन को फनाह कर देगा। मैंने इस बात को एक मासूमाना बात समझा था, लेकिन कुछ वक्त भी तो नहीं गुजरा। ओह, मैंने एक तवील सांस ली। मेरी दुआएं, मेरा ताउन तुम्हारे साथ है सेसरू। शुक्रिया ज़ोली। इसके अलावा भी तुमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ। ज़रूर। थॉमसन के मुकामी लोगों के बारे में और तुम्हारी कारकर्दगी के बारे में मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ, लेकिन इसके बाद थॉमसन के बारे में बताना चाहती हूँ। वो शेर की तरह निडर ही नहीं, लोमड़ी की तरह चालाक भी है। ज़रूरत पेश आने पर वो एक मक्कार लेकिन खूंखार लोमड़ी भी बन जाता है, इसलिए मैं मोहतात रहूँ। मैंने मुस्कुराते हुए उसका जुमला पूरा कर दिया। हाँ, और ये मैंने गलत नहीं कहा। मशवरे का शुक्रिया ज़ोली, ज़ाहिर है मैं होशियार रहूँगा। हाँ, एक बात ज़रूर बताओ। पूछो। यहाँ उसका अपना कोई कहवा खाना भी है? मेरा ख्याल है नहीं, हालांकि होना चाहिए था। वैसे तुम्हें यकीन है? कहवा खानों के मालिकों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो सब दिल में थॉमसन से नफरत करते हैं। खूब, ये उम्दा बात है। हाँ, तुम क्या पियोगी? प्यास लग रही है, कुछ मंगवाऊँ? ज़रूर, मैंने कहा और मुलाजिम को बुलाने के लिए घंटी बजा दी। मुलाजिम को मैंने उसे उम्दा ऑर्डर दिए और थोड़ी देर के बाद खूबसूरत बर्तनों में शराब और उसके साथ के लवाजमात आ गए। ज़ोहली खुद ही उठकर शराब बनाने लगी थी। उसने कई जहाँ पिए, वो आज खुश नज़र आ रही थी, लेकिन वो और हसीन लग रही थी। मैं पीने के मामले में मोहतात रहा। काफ़ी देर तक ज़ोहली बैठी रही, फिर उसने इजाज़त तलब की। आज आओगे सेसरू? मेरा ख्याल है इस वक्त तक नहीं ज़ोली, जब तक थॉमसन के आखिरी जंग ना कर लूँ। खुद मेरा भी यही मशवरा है। पूरी तरह चाको चौबंद रहो। खुदा हाफिज़। वो बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद काफ़ी देर तक मैं उसके बारे में सोचता रहा। फिर मैं अपने प्रोग्राम के मुताबिक तैयार होकर निकला। मैं मुकामी लोगों पर अच्छा असर छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने सबसे पहले कैगरू के आदमियों की सिचुएशन देखी। सब के सब मुस्ताद थे। फिर मैं आवारागर्दों के एक गिरोह की तरफ चल पड़ा। शान हो गई थी। जिधर से गुजरता लोग इशारे करने लगते, मेरे लिए जगह छोड़ देते। कहवा खानों के सामने से गुजरता तो उनके मालिक बाहर निकल आते। मुबादा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। गोया यहाँ का बेताज बादशाह बन गया था। इस वक्त मुझे किसी ऐसे ग्रोह की तलाश थी जो इस खौफ से बेनियाज हो। लापरवाह इंसानों में ऐसे लोगों का मिल जाना कारगर नहीं है। एक जगह हिप्पो का इज्तिमा था। साज बज रहा था और कोई बेसुरा गा रहा था जिंदगी का गीत पर तालियों की ताल थी। मैं इस महफिल बेयाबानी के पास पहुंच गया। कोई मेरी तरफ मतवज्जो न हुआ। दम लग रहे थे, धुएं के मरगोले उठ रहे थे। मैं चीरता हुआ आगे बढ़ गया। एक उधेड़ उम्र का जोड़ा रक्स कर रहा था और इन लोगों के मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकल रही थीं। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बाज़ औक़ात इन लोगों को प्यार लगता है, बाज़ औक़ात ये ज़िंदगी दर हकीकत हसीन लगने लगती है। एक मासूम बच्चे की तरह, दुनिया का कोई गम ना हो। सभी बचपन के दौर को सबसे हसीन दौर समझते हैं। वो भी तो गमों से, फ़िक्रों से आज़ाद ज़िंदगी होती है। तो क्या ये सब नन्हे बच्चे नहीं हैं? मैं कुछ और आगे बढ़ा और फिर मैंने उस शख्स से गिटार ले लिया जो उसकी तौहीन कर रहा था। गिटार छीन लिए गए। इसकी आवाज़ चंद लम्हात के लिए गायब हो गई थी। तब आवारागर्दों ने मेरी तरफ देखा। मुझे पहचान लिया गया और उनकी रूह कब्ज़ हो गई। सब खामोश हो गए, सब हरासा हो गए। निगाहों में खौफ उभर आया, लेकिन मैं उन्हें खामोश नहीं करना चाहता था। मैं उनका सरोड़ छीनना शुरू कर दिया। मैंने गिटार के तार छेड़े, देर न की और एक ऐसा नगमा शुरू कर दिया कि खौफ दिलों से खुद ब खुद ज़ायल हो गया। सुकड़े हुए चेहरे पर हैरत और फिर मुसरत नज़र आई। मोहब्बत के मतवालों, मैंने फ्रांसीसी ज़ुबान में एक नगमा शुरू किया। नाचो, गाओ, मस्त हो जाओ। ज़िंदगी के प्यासों, इस छोटे से जाम में कायनात समेट लो। नाचो। री आ हू, चारों तरफ भी आवाज़ें उभरी और हॉल हंस पड़ा। न जाने कहाँ से नई जवान लड़कियां कूद आईं और उन्होंने रक्स शुरू कर दिया और गिटार की धुन तेज़ हो गई। लोग दूर दूर से दौड़े आ रहे थे। पहले ये सिर्फ एक गिरोह था और अब ताहद्दे निगाह आवारागर्दों के गिरोह ही नज़र आ रहे थे। वो गर्दनें ऊंची कर करके इस फनकार को देख रहे थे जिसने रात के अंधेरे में सूरज तलू कर दिया था। मैं भी मस्त हो गया। मस्त कौन?
नगमा खुद मेरी रगों में मस्ती उड़ेल रहा था। तब 10-12 लड़कियां आगे बढ़ी और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती कंधों पर उठा लिया। अच्छा खासा स्टेज बन गया था। मेरे बोझ को उन्होंने बखुशी संभाल लिया था और मैंने संभल कर फिर गिटार शुरू कर दिया। दर हकीकत थोड़ी देर के लिए उलझनों से निजात मिल गई। मैं फिर दुनिया से बेखबर हो गया था और बड़ी देर के बाद ये नगमा ख़त्म हुआ। हाय ससुरू, हाय मेरी जान, तो तू तो हमारी तरह दिलजला है। किसी तरह से आवाज़ उभरी। हम तेरे आशिक हैं मेरी जान। एक और नगमा मेरी ज़िंदगी। जनाना मर्दाना सभी आवाज़ें शामिल थीं। मैंने उन लोगों को मायूस नहीं किया और गिटार पर फिर एक नगमा शुरू कर दिया। रात के 2 बजे तक आवारा गर्दों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। शायद सारे कैंप के लोग सम्मत आ गए थे, क्योंकि 2 बजे जब मैंने उनसे माजरत चाही और वहाँ से बाहर निकला तो दूर दूर तक कोई नहीं मिला था। रास्ते में बेशुमार लड़कियों ने मेरे बोझ से लिया और मुझे अपना मेकअप संभालना मुश्किल हो गया। बहरहाल वो मुश्किल तमाम लोगों के हजूम से छुटकारा मिला, लेकिन कुछ लोग अभी मेरे साथ चल रहे थे। कुछ फासले पर कैगरू के आदमी मौजूद थे, लेकिन मैंने एक ऐसी तैसी हस्ती को भी देखा जिसे देखकर मैं चौंक पड़ा। वो जोली ज़ां थी। अरे जोली, मैं चीखा। तुम्हारे करीब आ जाऊं ससुरू? जोली ने पूछा। उसकी मुलाजमाएं भी उसके साथ थी और मैं खुद ही उसके नज़दीक पहुंच गया। तुम इस वक्त कहाँ जोली? तुमने कैंप को दीवाना बना दिया है। मैं खुद भी तुम्हारे दीवानों में शरीक हूँ। ओह, बस दिल चाहा। तुम दुनिया के सबसे हैरत अंगेज इंसान हो ससुरू। नहीं जोली, नहीं। मेरी मुलाजमाओं ने खबर दी थी कि एक आसमानी फनकार नगमा सुराई कर रहा है। खामोशी से मैं तुम्हारे गिटार की आवाज़ दूर दूर तक फैल रही थी। मैं भी खिंची चली आई। मैं तुम्हें किसी वक्त एक नगमा सुनाऊंगा। किस वक्त? जब दिल चाहा। मैं इंतज़ार करूंगी। अब जाओ, मैंने कहा। दिल नहीं चाहता तो मेरे साथ चलो, जोलीज़ा ने मस्त निगाहों से मुझे देखते हुए कहा। नहीं जोली, इस वक्त खुली फिजा ही मेरे लिए साजगार है। कुछ मसरूफियत है? नहीं। तो आओ हम कहीं बैठकर बातें करेंगे, किसी ऐसी जगह जहाँ से तुम माहौल पर भी निगाह रख सको। जोली ने पेशकश की। मैंने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा। आंखों में नींद नहीं थी, चनाचा मैंने उसकी पेशकश कबूल कर ली और फिर हम कैंप से कुछ फासले पर चांदनी रात में उभरे हुए एक टीले पर पहुंच गए। दूर से मगोरी नजर आ रही थी जिसमें चांदनी रक्स कर रही थी। सोने की झील की दिलकशी, जोलीज़ा का सहर तराज हुस्न, वो खुद भी चांद की कोई पुरस्कार मखलूक मालूम हो रही थी जो ज़मीन पर उतर आई थी। उसके होंठों पर फैली हुई तुलसमी मुस्कुराहट बड़ी दिलकश लग रही थी। मैं इस हसीन माहौल में खोकर रह गया। जोलीज़ा भी खामोशी से मुझे देख रही थी और न जाने कितना वक्त इसी खामोशी से गुजर गया। तब जोली ने ही सकूत तोड़ा। ससुरू? हाँ जोली, मैंने थकी थकी सांस लेकर कहा। कुछ बातें करो। सुनो, थक गए हो तो आओ, मेरी आगोश में लेट जाओ। मैं तुम्हारे बालों में उंगलियां घुमाकर तुम्हें सुकून की दुनिया में ले जाऊंगी। न जाने क्यों जोलीज़ा की बात मान लेने को दिल चाहा और मैं उसके नर्म और तंदुरुस्त रान पर सर रखकर लेट गया। जोली का गर्म लिम्स बेहद दिलकश था। उसकी उंगलियां मेरे बालों में कंघी करने लगी। तुम वो नहीं मालूम होते ससुरू जो हो, जोली आहिस्ता से बोली। हर आदमी वो नहीं मालूम होता जोली जो वो होता है, मैंने कहा। हाँ, लेकिन कुछ दोस्त काबिल भरोसा होते हैं, जोली ने कहा। दोस्त? ये क्या होता है जोली? क्या मतलब? वक्त सबसे बड़ा दोस्त है। जो चाहो मांग लो, जो चाहो कह लो। इसके बाद शायद कोई दोस्त नहीं होता, कोई भी नहीं। मैं नहीं मानती, जोली ने पूछा। तुम सुकून हो, वक्त नहीं, दोस्त नहीं। शायद, वो आहिस्ता से बोली और खामोश हो गई। बुरा मान गई? मैंने थोड़ी देर के बाद पूछा। उसकी उंगलियां बदस्तूर मेरे बालों में चलती रही थी। नहीं, तुम्हारी शख्सियत पर गौर कर रही थी। मैंने तुमसे वादा किया था कि जख्मों के ढेर न कुरेदूंगी। बस यूं ही मुंह से बातें निकल गई थीं। शर्मिंदा हूँ, जख्म जब उभरते हैं तो जुबान तक हो जाती है। गलती मेरी है। ओह जोली, शायद मैंने तुम्हारी दिल आज़ारी की है। मैंने उसके कमर में हाथ डालकर कहा। नहीं ससुर, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा दिल बहुत मजबूत है। आओ। मैंने उसके शानों पर हाथ रख लिया और उसके नीले की खुरदरी ज़मीन पर अपने नज़दीक लिटा लिया और उसने कोई तारजुज़ ना किया और सारी रात हमने चांदनी के साए तले गुजार दी। बिलाशुबा जोलीज़ा एक दिलकश और मेहरबान औरत थी। दूसरी सुबह पुरसकून थी। मैं अपने मकान में वापस आ गया और जोलीज़ा मुझसे फुर्सत की मुलाकात का वादा लेकर चली गई। सरदारे घर पर मौजूद था और बहुत खुश नजर आ रहा था। क्या हाल है सरदारे? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। तुसी सुनाओ बादशाहो, असी तो चंगे भले हैं, सरदार ने कहा। एनी मिली? नहीं जी, पर वो फर्नाइडस, उसका कोई माइकल नहीं है, लेकिन है खूब। खूब, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम कहाँ रहे उस्ताद? बस थॉमसन का मुंतज़िर रहा।
اتنی جلدی تو اس کا آنا مشکل ہی تھا استاد، آج کا دن زیادہ اہم ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میرا اور کیگرو کا بھی یہی خیال ہے استاد، کیا وہ چور دن کی روشنی میں آنے کی جرات کرے گا؟ کیا کہا جا سکتا ہے سردارے، بہرحال وہ جب تک نہ ہے دن رات اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ کیگرو بہت حوصلہ مند انسان ہے، وہ پوری طرح چاقو چوبند ہے۔ ہاں، سیکا نے عمدہ آدمی روانہ کیا ہے، ویسے باہر کی کیا پوزیشن ہے؟ لوگ پرسکون ہیں استاد، سردارے نے جواب دیا، روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہیں، سردارے نے جواب دیا۔ میں سمجھ گیا کہ سردارے کو میری رات کی تفریحات کا علم نہیں، بہرحال اس بارے میں بتانا خاصی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ دن بھی گزر گیا لیکن سورج نے ابھی منہ نہیں چھپایا تھا کہ ہماری رگوں میں زندگی دوڑ گئی۔ بہت دور سے موٹر سائیکلوں کے غور کو دیکھا گیا تھا۔ کیگرو کے آدمیوں نے فوری طور پر اطلاع دی کہ اور ہم سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ تو تھامسن مردوں کی طرح آیا ہے، میں نے کہا۔ ہاں، یہ بھی اس کی شامت ہے۔ تو پھر میرا خیال ہے اسے کیمپ سے دور ہی روکا جائے تاکہ کیمپ میں موجود بے گناہ انسانوں کو نقصان نہ پہنچے، میں نے کہا۔ میں نے 4 پوائنٹ ترتیب دیے ہیں چیف۔ پوائنٹ نمبر 1 پر میرے آدمی تعینات ہے، نمبر 2 پر کمرک موجود ہے، 3 اور 4 خالی ہیں لیکن وہاں تک نوبت ہی نہ آنے دی جائے گی۔ کیگرو نے ان پوائنٹ کی تفصیل بتائی۔ ویری گڈ، گویا انہیں پوائنٹ نمبر 1 پر ہی روکا جا سکتا ہے۔ یقیناً۔ تب چلو، میں نے کہا، اور ہم کیمپ کے لوگوں کو بتائے بغیر پوری طرح مسلح ہو کر چل پڑے۔ پوائنٹ نمبر 1 سڑک کے کنارے کی وہ پہاڑیاں تھیں جن کے گرد گھومنے کے بعد پیگوڈے کی طرف مڑا جاتا تھا۔ پوائنٹ نمبر 2 اس کے پیچھے تھا اور 3-4 کیمپ کے قریب تھا۔ چنانچہ ہم پوائنٹ نمبر 1 پر پہنچ گئے۔ بڑی عمدہ پوزیشن تھی، یہاں سے وہ سڑک کاٹی جا سکتی تھی جو پیگوڈے آتی تھی۔ موٹر سائیکلوں کی خوفناک آوازیں اب کیمپ تک پہنچنے لگی ہوں گی۔ ان کی تعداد کسی طرح 50-55 سے کم نہیں تھی اور وہ خاصی تیز رفتاری سے چلی آ رہی تھیں۔ کیگرو مستعد تھا۔ پہلا پروگرام کیگرو، میں نے پوچھا۔ ابھی سامنے آ جائے گا چیف، کیگرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ اور بلا شبہ کیگرو کا پہلا پروگرام بہت عمدہ تھا۔ جو ہی موٹر سائیکلیں پوائنٹ نمبر 1 تک پہنچی، اچانک کیگرو کے آدمی نے کوئی چیز سڑک پر اچھالی اور دستی بموں کے خوفناک دھماکوں سے پہاڑیاں لرزا اٹھیں۔ سڑک پر ایک لائن سے دستی بم پھینکے گئے تھے۔ موٹر سائیکل والوں نے پوری بریک لگایا اور بری طرح ایک دوسرے کے اوپر گر گئے۔ انہیں اس شاندار استقبال کی توقع نہیں تھی۔ الجھنے والے زخمی بھی ہوئے تھے اور کیگرو کے آدمی نے انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ اس بار دستی بم کے جھمگھٹ پر پھینکے گئے تھے اور ایک کیگرو کی ترتیب کارگر ہوئی۔ وہ بدحواس ہو گئے، پھر بہت سو نے جدھر منہ اٹھا موٹر سائیکلیں دوڑا دیں۔ بلا شبہ وہ بہترین سوار تھے اور اگر وہ بہترین موٹر سائیکل سوار نہ ہوتے تو موٹر سائیکلوں کے بے شمار حادثے ہوتے، لیکن وہ موٹر سائیکلوں پر صرف اتنی ہی دور تک گئے جہاں وہ پوزیشن لے لیں۔ وہ بھی اچھی طرح مسلح ہو کر آئے تھے۔ دستی بموں کے جواب میں انہوں نے بھی دور پھینکنے جانے والی دستی بموں سے کیا تھا، لیکن ان کے ساتھ دقت یہ تھی کہ وہ صحیح سمت کا تعین نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے ٹینکریوں کے پیچھے بم پھینکے تھے جو ناکارہ ہی رہے، البتہ کیگرو نے گن سنبھال لی تھی۔ بموں کے حملے میں 3-4 آدمی ڈھیر ہو گئے تھے جن کی لاشیں وہیں پڑی رہ گئیں۔ بہرحال ٹینکریاں ان کی بھی معاون ہو گئی اور انہوں نے بھی بالآخر اپنی پوزیشن مستحکم کر لی۔ دونوں طرف سے گولیاں چلنے لگیں۔ کیمپ والوں کا کیا عالم تھا اس وقت وہی جانتے تھے، لیکن یہاں بہت عمدہ مقابلہ ہو رہا تھا۔ بالکل ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے 2 دشمن فوجیں آمنے سامنے آ گئی ہوں اور خوفناک جنگ جاری رہی۔ تھامسن کافی ایمونیشن کے لے کر آیا تھا، لیکن جوش میں وہ بہت بے جگری سے گنے چلا رہا تھا، جبکہ کیگرو طویل جسامت ہونے کے ساتھ ذہین بھی تھا۔ وہ صرف ہر طرف حملہ کرتا جہاں اس سے کام بن جانے کا یقین ہوتا۔ اس طرح تھامسن کے آدمیوں کا زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ ہمارے بھی کچھ آدمی زخمی ہوئے تھے لیکن مرا ایک بھی نہیں تھا۔ کافی دیر گزر چکی تھی، تھامسن کے آدمی جمع ہوئے تھے، تب کیگرو رینگتا ہوا میری طرف آیا۔ اب ہمیں متحرک ہونا چاہیے، اس نے کہا۔ کیا مطلب؟ مقابلہ توقع سے زیادہ طویل ہو گیا ہے اور ایمونیشن بہرحال محدود ہے۔ متحرک سے کیا مراد؟ جگہیں بدل بدل کر صرف کارآمد حملے ہونے چاہیے، لیکن اس طرح ہمارے آدمی بھی نقصان اٹھائیں گے۔ یہ خطرہ مول لینا پڑے گا چیف، پرواہ مت کرو، کیگرو نے کہا، اور پھر اس نے ایک خاص مخصوص انداز میں سیٹی بجائی۔ دوسری طرف سے اس سیٹی کا جواب میں ملا اور پھر میں نے بڑی دلچسپ اور عجیب و غریب جنگ دیکھی۔ کیگرو کے ساتھی تیزی سے جگہ بدل رہے تھے اور چونکہ وہ سمتوں کا صحیح اندازہ رکھتے تھے اس لیے بڑے کارآمد نشانے لگا لیتے تھے۔ ہاں، اس طرح 4 آدمی گولیوں کی زد میں آگے اور ہلاک ہو گئے، لیکن 4 آدمیوں کے زا نے کیگرو کے بدن میں چنگاریاں بھر دیں اور اس کے بعد تو اس نے ایسے خوفناک حملے کیے کہ بس لطف ہی آ گیا۔ تھامسن کے آدمی تیزی سے پیچھے ہٹنے لگے اور کیگرو کی دھاڑ گونجی۔
او کانے، او چور، بھاگ کیوں رہا ہے؟ مردوں کی طرح مقابلہ کر، آجا، او کانے چور، میں دیکھوں تو کتنا بہادر ہے۔ لیکن کانا چور بہادر ہی نہیں، چالاک بھی تھا۔ وہ جوش میں نہیں آیا اور گولیاں چلاتا رہا۔ چیخیں ابھرتی رہیں لیکن کینگرو کا یہ طریقہ کار بہت شاندار رہا۔ تھامسن کے آدمی جان چھوڑ گئے اور پھر ہم نے موٹر سائیکلیں سٹارٹ ہونے کی آوازیں سنی۔ کینگرو نے ایک خوفناک دھاڑ کے ساتھ نعرہ لگایا اور بھاگنے والوں پر فائرنگ کرنے لگا۔ تب ہم نے اچانک تھامسن کو دیکھا اور اس کی آنکھ کا سیاہ ٹیپ اس کی نشاندہی کر رہا تھا۔ پارٹ نمبر 8 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول نروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 9 پہ سماعت فرمائیے۔